अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे आज मुस्कुराती सुबह में। पहला सेगमेंट आज से हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ चलेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान सुपर लीग में अब बड़े दिलचस्प मैचेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा कि हैदराबाद किंग्स मैन की टीम ने कामयाबी हासिल की, मुसलसल दूसरी कामयाबी हैदराबाद किंग्स मैन की रही है और कल जिस तरह उनके बैटर्स ने परफॉर्म किया है इस बात का सबूत है कि आने वाले मैचेस में वो ज़बरदस्त कारकर्दगी का अपना मुजाहरा करते हुए दिखाई देंगे। कल हमने देखा कि हैदराबाद किंग्स मैन जो इससे कबल मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त खा चुकी थी और पिछले 2 मैचेस में उन्होंने जिस तरह अपनी कामयाबी समेटी है और फिर पाकिस्तान यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है मैक्सवेल की, जो शायद ऐसा लगता है कि टीम को ज्वाइन करते ही साथ फतह की जानिब गामजन होती हुई नज़र आ रही है अब हैदराबाद किंग्स मैन की टीम। और कल बड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने शिकस्त दी है 6 विकेटों से। कल के मैच के हवाले से आज हम बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के किस तरह अब तक जितने मैचेस हुए हैं उस पर बात रहेगी। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं आरिफ वहीद खान साहब, जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के कोऑर्डिनेटर हैं कराची के, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। और पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि कराची में शायकीन क्रिकेट के बगैर कैसा लग रहा है मैच? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब आपका और आपके चैनल मेट्रो वन का। यकीनन शायकीन क्रिकेट जो है एक क्रिकेट की जान होती हैं और उसके बगैर तो सारी चीज़ें सुनी होती हैं, मगर इन हालात के अंदर जो पूरी दुनिया के इस वक्त हालात हैं तो ज़्यादा बेहतर इन्होंने यही समझा कि शेड्यूल के ऊपर ये PSL हो रहा है और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज हो रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल तमाशाई अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होते तो मज़ीद ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि शायकीन ही क्रिकेट की रौनक होती हैं और शायकीन ही की वजह से काफ़ी, तो मैं खुद ग्राउंड में होता हूँ तो वहाँ बड़ा अजीब फील कर रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि PSL के अंदर देखेंगे आप हमेशा से शायकीन क्रिकेट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक ब्रांड है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है PSL, तो जिसकी वजह से जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, सब होते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन जो है एक बहुत बड़ा कमी तो महसूस की जा रही है शायकीन क्रिकेट की। अच्छा, कमी महसूस की जा रही है शायकीन क्रिकेट की। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की बात करें तो जिस तरह हैदराबाद किंग्स मैन कल कामयाबी हासिल करती दिखाई देती, 21वां मैच था, और कैसा देख रहे हैं हैदराबाद किंग्स मैन को? अब ऐसा लगता है कि जीत की डगर पर दौड़ती नज़र आ रही है। बिल्कुल, अब PSL का वो स्टेज आ गया है जहाँ पर टीमें जो है क्लिक करेंगी, और आपने देखा कि हैदराबाद की टीम ने जब से उनकी इंडक्शन हुई है मैक्सवेल की, तो उस दोनों मैचों से तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि इतना बड़ा खिलाड़ी आपके साथ हो सारा। और हैदराबाद की आप टीम में देखें बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, मगर वो क्लिक नहीं कर रही, क्योंकि उनका पहला सीज़न था, कहीं ना कहीं तजर्बे की कमी होगी, कम्बिनेशन बनता है, जेल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर ये कि उन्होंने बहुत टाइम के ऊपर बिल्कुल उन्होंने अपने इसको पीक पे ही जो है PSL को। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हैं, हार कभी मानने को तैयार नहीं होते, और ऐसा लगा कि जब वो यहाँ पर हैदराबाद किंग्स मैन की टीम को ज्वाइन किया उन्होंने, और उसके बाद जो सिलसिला रहा है, पहले अगर देखें तो वो उन्होंने 2:30 बजे जो है पाकिस्तान टेक ओवर किया और उसके बाद शाम के 7 बजे वो मैच खेल रहे थे। गो के पहले मैच में कामयाबी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा ना कर पाए, लेकिन कल हमने देखा कि 9 बॉलों पर 21 रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा मैच फंस गया था इस्लामाबाद के खिलाफ, लेकिन उन्होंने जिस किस्म की इनिंग खेली, आप समझते यही T20 की फॉर्मेट की खूबी है? देखिए, मैक्सवेल तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फाइटर खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हैं, और T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी दुनिया में माने जाते हैं, जितने बहुत बड़े पिंच हिटर्स माने जाते हैं T20 के अंदर और मॉडर्न क्रिकेट का, उसमें मैक्सवेल का नाम सर फहरिस्त आता है। तो उनका टीम का इंडक्शन होने से पहला मैच था, फ़ौरन आपने का बताया कि जिस तरीके से वो पहुँचे, उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा मोमेंटम बनते हुए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, मगर कल उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रन्स किए और टाइम पे आकर, जिसकी वजह से बहुत बासानी जो है हैदराबाद की टीम ने जीत गया। उसकी बहुत बड़ी एक वजह यह भी थी कि शायद शादाब खान जो है टीम के अंदर शामिल नहीं थे इस्लामाबाद की टीम में, तो इस्लामाबाद की टीम को इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि उनकी कप्तानी, उनकी फील्डिंग, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा लेग कर गई इस्लामाबाद की टीम। आपने बैटिंग बॉलिंग की बात की, शादाब कल नहीं खेल रहे थे, कॉनवे ने 45 रन स्कोर किए, चैपमैन ने 42 रन स्कोर किए, और इस टूर्नामेंट की दरियाफ्त मैं कह सकता हूं, लेकिन इससे कबल अंडर-19 वर्ल्ड कप में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। समीर मिनाज कल 22 रन की बारी वो भी खेल कर गए, कोई बड़ा टोटल सजाने में नाकाम रही। और बेसिकली वजह आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कल जो आखिरी ओवर किया आसिफ महमूद ने, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, आप समझते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ के खिलाफ? देखिए, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था कि आखिरी ओवर में, जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं आखिरी ओवर में, उनके पास विकटें भी थी,
5-6 विकेटें थी सारी वहाँ पर, मगर उसने जो आखिरी क्रूशियल ओवर किया आसिफ महमूद ने, लेकिन क्रेडिट जाता है कि 4 विकेटें उन्होंने ली तो उन्होंने तो थोड़ा सा बैक कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, वरना ये 170-80 रन भी हो सकते थे, और 170-80 रन होते तो जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा कॉम्पिटिटिव टोटल होता है हैदराबाद के लिए। तो यकीनन उस ओवर किया, मगर बीच में जो कॉनवे के जो वहाँ पर रन आउट जो हुए इनके दो, वो बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट थे सारे। फिर बीच में जो शादाब खान जिस नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे, और वहाँ आके वो जो रन्स करते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस्लामाबाद के लिए। वो 20-25 रन जो शादाब के जो रन होते हैं वो कल बड़ी कमी महसूस हुई, वरना वही 20-25 रन ऐड होते हैं तो वो 180 रन तक पहुँचते तक अच्छा फाइटिंग स्कोर होता है। चले अच्छा फाइटिंग स्कोर होता, लेकिन कल जिस तरह आसिफ महमूद अगर हम देखें ना तो आरिफ वहीद खान साहब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ नामी गिरामी नहीं है, लेकिन उनके पास पेस अच्छी है और इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में उन्हें शामिल किया, डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करते रहे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने प्रूव किया। हालांकि 140-42 की रफ्तार से बॉल करने और भी बॉलर्स हैं, लेकिन कल उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रखा और बॉलिंग में एग्रेसिव दिखाया उन्होंने। आप समझते हैं कि ऐसे बॉलर्स की हमें ज़रूरत है। और फिर अगर दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद अली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आया कल। उन्होंने इस विकेट का मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फ़ायदा भी उठाया, पेस को अपना अच्छा इस्तेमाल किया, स्लो वन बड़ा अच्छा करते दिखाई दिए। तो आप समझते हैं कि मोहम्मद अली भी अब कहीं ना कहीं मुतासिर करते हुए नज़र आ रहे हैं सेलेक्टर को T20 फॉर्मेट में। देखिए, जिस तरह आपने आसिफ महमूद की बात की, तो आसिफ महमूद भी यहाँ डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और रिजवान महमूद के भाई हैं और हैदराबाद से खेलते रहे हैं, काफ़ी अर्से खेलते हैं। बाद में ये अमेरिका चले गए तो वहाँ उनको क्रिकेट वहाँ पर मजीद खेलते रहे। तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, काफ़ी कल अच्छी उनकी बॉलिंग नज़र आई, पेस भी नज़र आई और क्रूशियल टाइम पे उन्होंने परफॉर्म किया। प्लेयर वही है जो टाइम पे परफॉर्म करे। तो आखिरी ओवर जिस तरह उन्होंने किया, डेथ ओवर बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो होता है जिसके अंदर बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मार पड़ने के चांसेस होते हैं, तो बहुत अच्छी उन्होंने अपनी वेरिएशन के साथ किया। मोहम्मद अली की जहाँ तक बात की तो बहुत ही सीजन प्लेयर है पाकिस्तान के, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं और हैं। काफ़ी अर्से से उनकी वो पेस नज़र नहीं आ रही थी, मगर कल के मैच में आपने देखा कि 140 प्लस की गेंदें भी की उन्होंने। बहुत अरसे बाद उनकी गेंद में लगा कि मोहम्मद अली, पुराने वाले मोहम्मद अली गेंद कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को, अपनी स्पीड को, काफ़ी अच्छी फिटनेस भी नज़र आई, तो काफ़ी इंप्रूव नज़र आए। तो यकीनन अगर ये परफॉर्म करेंगे तो इसी बेस पे आगे पाकिस्तानी टीम के अंदर भी ये जा सकते हैं। अच्छा आरिफ साहब, 2 दफ़ा अगर हम देखें 2 बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है हैदराबाद किंग्समैन ने, और कल जिस तरह दूसरी दफ़ा वो चेस करने गए बड़ी टीम के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के इस्लामाबाद भी बड़ी टीम है जो टोटल भी बड़ा अच्छा करने में कामयाब भी रही है इससे कबल भी, लेकिन कल 153 रन की 154 का जब टारगेट था तो आरिफ साहब आप समझते हैं कि ये आसान नहीं था। विकेट को देखते हुए मैं नहीं समझता कि इतना आसान था, लेकिन जिस तरह आकर मैक्सवेल ने 9 बॉलों पर 21 स्कोर किया, लेकिन उससे कबल हम देखते हैं कि मैच को एकतरफा किया। लबुशेन जो इनके कप्तान हैं हैदराबाद किंग्समैन के, उनकी बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? पिछले 2 मैचेस से वो बड़ा अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं विकेट पर। लेकिन जहाँ तक लबुशेन की बैटिंग का ताल्लुक है तो हम अक्सर पहले भी प्रोग्रामों में बात करते रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हार्ड हिटिंग करें या हार्श हिटिंग करें या मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे सारी चीज़ें खेलें। अच्छे एक स्किल जो होते हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, जो टेक्निकली साउंड होते हैं, वो भी अपनी मैच से वो मैच जिता सकते हैं। तो आपने देखा कि कल अगर लबुशेन का अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 115 था, मगर उन्होंने मैच विनिंग के लिए टाइम के ऊपर स्टे किया वहाँ पर सारा, और 115 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने हैदराबाद को मैच जीता। क्योंकि जो कि स्कोर इस विकेट के हिसाब से, इस टूर्नामेंट के हिसाब से जाहिर है कि ये स्कोर कम था, एक अच्छा आसान टोटल था, मगर मैं समझता हूँ कि इनको हैदराबाद को और पहले इसको चेस कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब जितना ही आगे जाएंगे वहाँ रन रेट का बहुत फ़र्क पड़ेगा, वहाँ जाके कहीं ना कहीं ये फंस जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ऐसा था, उनके बैट्समैन भी सेट थे, तो इसको और मजीद जो है 18 ओवर की जगह ये 16 का 17 ओवर पे जाते तो इनका रन रेट मजीद बेहतर हो सकता था। चलें, रन रेट बेहतर हो सकता था। इन्हीं की टीम में मौजूद इस सीज़न के सबसे महंगे प्लेयर साइम अयूब भी खेल रहे हैं। कल 35 रन स्कोर किए साइम ने, और कुछ मैं समझता हूँ कि हैदराबाद अगर 4 मैचेस में शिकस्त खाई है तो साइम कहीं ना कहीं अगर उनका रोल रहता तो शायद यहाँ पर हैदराबाद कोई ना कोई मैच जीतती दिखाई देती, लेकिन मुसलसल 4 मैच में साइम की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और कल हमने देखा साइम ने 35 रन स्कोर किए। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साइम जैसे प्लेयर्स के, जो सबसे महंगे प्लेयर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के।
जी, यकीनन वो पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे महंगे प्लेयर हैं और यकीनन कोई ना कोई वजह होगी है कि उनको जितने अगर सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर हैं और एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर हैं और पाकिस्तान की टीम में एक अरसे से खेल भी रहे हैं। कल उनको इसी इनिंग्स से यकीनन उनको बूस्ट अप मिला होगा, कॉन्फिडेंस मिला होगा, क्योंकि काफ़ी इनिंग्स उनकी ऐसी हो गई हैं, काफ़ी अगर पूरा देखें कि 65 उनके तकरीबन T20 मैचेस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा काबिल के जिक्र कारदगी उनकी नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कहते हैं, मगर वो ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा टीम के लिए एक यूज़फुल क्रिकेटर के तौर पर, वो एज ए यूज़फुल ओपनर के तौर पर इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहे, मगर एज ए यूज़फुल क्रिकेटर के तौर पर वो टीम के लिए सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। आपने देखा कि उनके जो 4 ओवर 3 ओवर जो होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं, टाइम के ऊपर वो विकेट भी लेके देते हैं और जिसकी वजह से यहाँ सर्वाइव भी कर रहे हैं। मगर क्योंकि उनकी स्पेशलिटीज़ जो उनकी बैटिंग है और जिस स्टाइल में वो बैटिंग करते हैं तो वो अभी तक इतनी नज़र नहीं आ रही, मगर ये कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर कहीं ना कहीं ये पिक कर लेंगे और उनको पिक कर लेना चाहिए। अच्छा आरिफ साहब, क्योंकि आज बड़ा मैच है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का, और मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त सेकंड पोजीशन पर फाइज है। इससे कबल पेशावर ज़ल्मी की टीम की अगर कारकर्दगी देखें तो वो तसलसल पेशावर के पास भी नहीं था। पेशावर ने भी परफॉर्म करना शुरू किया और अब नंबर 1 पोजीशन पर फाइज है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में। तो पेशावर को किस तरह देख रहे हैं? बाबर आजम पर काफ़ी तनकीद होती रही, बाबर आजम भी स्कोर करते रहे और स्ट्राइक रेट अभी क्योंकि लबुशीन की हवाले से बात हो रही थी 115 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो बाबर आजम भी अगर हम देखें तो 130-35 के स्ट्राइक रेट से खेलते नजर आए हैं। लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है, मैं समझता हूँ कि साथी प्लेयर्स को खिलाने में बड़ी मदद देता हुआ नजर आया है। इससे कबल मेंडेस के साथ उन्होंने जो इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई 191 की, तो आप समझते हैं कि बाबर का रोल कहीं ना कहीं नजर आता है एज ए ओपनर? देखिए, बाबर अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर, मगर मैं समझता हूँ कि उन पर जो जितना भी क्रिटिसाइज़ होता है वो इतना अच्छा नहीं है। वो पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सरमाया है। अब उनकी जहाँ तक उनकी स्किल की बात है, उनको स्ट्राइक रेट की तवक्का करें कि 170-80 रन से खेलेंगे, तो वो 170 रन के नेचर के प्लेयर नहीं है। अब ज़बरदस्ती इनको खिलाने करेंगे तो यकीनन वो कहीं ना कहीं ज़ाया होंगे, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले अरसे से आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती उनको खिलाने की कोशिश की जा रही है मॉडर्न डे क्रिकेट। मगर उनका एक नाम है, जिस तरह वो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं। इस वक्त भी वो PSL में अगर आप देखें तो वो तीसरे नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने में, 135 रन का स्ट्राइक रेट है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पिंच हिटर जिनको कहा जाता है, अगर उनके भी स्ट्राइक रेट देखें तो 135-40 से बहुत ज़्यादा नहीं है। जिसमें अगर देखें तो साहबजादा फरहान की अगर मिसाल देते हैं, वो इस PSL के सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 181 है। तो वो समीर मिनाज भी उसी तरह खेल रहे हैं इसी स्ट्राइक रेट के लगभग। देखिए, समीर मिनाज, हर PSL की कोई ना कोई दरियाफ्त होती है, तो इस PSL की अगर आप दरियाफ्त करें तो समीर मिनाज हो सकते हैं, शमाइल हुसैन हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि यहाँ हमारी जो टैलेंटेड जो यंगस्टर हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो गई। बड़ी अच्छी बात की आरिफ वहीद खान साहब ने कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के लिए एक दरियाफ्त कह सकते हैं यहाँ पर समीर मिनाज को, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं और इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उसके अलावा साहबजादा फरहान इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान के लिए एज ए ओपनर अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। तो यहाँ मुल्तान सुल्तान के लिए भी वहाँ पर अपना रोल अदा करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान अनम सूर्या और अभी जो है इस प्रोग्राम को मैंने ज्वाइन किया है और मैं आपसे हमारे मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो है नूर फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं और काउंसलर है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा, इसके साथ हमारे मौजूद हैं जावेद सिद्दीकी साहब, जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर आपके? बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती चलूँगी नूर फातिमा से कि जहाँ बात हमारी सेहत की आती है, जैसे कि हम अपने जिम वगैरह के लिए अपनी फ़िटनेस को लेके हम अपनी चीज़ों को हर चीज़
डाइट में ले आते हैं, हम अपने शेड्यूल ले आते हैं, उसी तरह से सबसे पहले हमारी जो मेन चीज़ है वो मेंटल हेल्थ है। ऐसा ही है? डेफिनेटली। जब तक हमारी मेंटल हेल्थ जो अच्छी नहीं होगी उसके बाद हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। ऐसा ही सही कह रही हूँ? तो आप मुझे ये बताएं कि अक्सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि एंजाइटी ये क्यों होती है लोगों को, और ये इसकी वजह क्या है? जो आए दिन जो हम भी देख रहे होते हैं वो ज़्यादातर के केसेस ऐसे ही होते हैं। अनम, आजकल आप देखेंगी कि हर आए बंदा दूसरा बंदा कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे स्ट्रेस, मुझे एंजाइटी हो रहा है, और तीनों को एक ही ड्रम के साथ बोलते जाते हैं, जबकि तीनों अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, स्ट्रेस, ऐसा ही है। डिप्रेशन। सिर्फ एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी स्पेसिफिकली फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। ओके। जो लोग फ्यूचर को ओवरथिंक करते हैं, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे किया जाएगा। डिप्रेशन पास्ट रिकॉर्डिंग होती है। ओके। जो हम पास के ट्रॉमास के साथ चल रहे होते हैं, या मल्टीपल चीज़ें हमारी माजी में चल रही होती हैं, उसके साथ हम उसको हाल में लेके बैठे होते हैं। और स्ट्रेस को अगर हम करें तो वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट रिकॉर्डिंग। ओके। जो राइट मतलब नाउ, ये तीन चीजें भी हमारी एक ग्रामर में ही आ जाती हैं। एग्जैक्टली। तो हम ऐसे बोल देते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन बिल्कुल बहुत ऐसा ही है। क्लिनिकल डिप्रेशन जो होता है, अल्लाह ना करे कभी किसी को हो, वो एक सर भी दर्द होता है, हम कहते हैं यार मैं डिप्रेशन में हूँ। एग्जैक्टली, थोड़ी सी टेंशन आ जाए, हाँ। मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, राइट। और एंजाइटी हो रही है, अब तो एंजाइटी भी कॉमन वर्ड हो चुका है, मुझे एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी, जर्नलाइज एंजाइटी जो है वो एक प्रॉपर दिमागी बीमारी है। और इस होती कैसी, ये सवाल है, तो होती फ्यूचर ओरिएंटेड। आई टोल्ड यू, जो लोग हाल में रहने की जगह बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर में रहते हैं, मैं आगे क्या करूँगा, मैं आगे कैसे खाऊंगा, मैं आगे कैसे जीऊँगा, मतलब एक सोच लेके चल रहे Exactly. होते हैं कि मैंने ये करना है लेकिन ये हो सकेगा या नहीं। हाँ, हो सकेगा या नहीं, और मुझे ये चाहिए है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, प्रेजेंट में वो आ नहीं पा रहे। दिस इज एंजाइटी। इसको डील कैसे कर सकते हैं, इसके मतलब अगर बात करें तो प्रेजेंट में लेकर आने के लिए एज अ काउंसलर और एज अ थेरेपिस्ट हम लोग क्लाइंट्स को समझाते हैं कि आपने प्रेजेंट में कैसे आना है और अपनी एंजाइटी को कोप अप कैसे करना है। ठीक है। जब किसी को एंजाइटी अटैक आता है ना, आप यूजुअली देखेंगी कि वो बिल्कुल हाथ उसके यूं कांप रहे हैं, टांगे लोग शेक कर रहे होते Okay. हैं। आपने जर्नली देखा है, बैठे बैठे पाँव हिल रहे हैं। Right. जर्नली एंजाइटी है, और वो कहते हैं हम आदतन कर रहे हैं, बट इन डेप्थ दे हैव एंजाइटी। इट्स कॉल्ड एंजाइटी। या और उसको हम डील कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जो हम साइकोलॉजिस्ट बता रहे होते हैं। मेजर सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल हम कह सकते हैं वो है ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ग्राउंडिंग टेक्निक में 5 4 3 2 1 टेक्निक आती है कि आप 5 थिंग्स लुक टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट और 5 थिंग्स आप ढूंढें। 5 Okay. चीज़ें देखें, 4 चीज़ों को टच करें, महसूस करें, 3 Okay. चीज़ों को सुने, 2 चीज़ों को सूंघें और 1 चीज़ को चखें। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक कहलाती है। इससे क्या होता है, वो जो लूप चल रहा होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है और आप प्रेजेंट में आते हो। वो कंसिस्टेंट ओवर थिंकिंग का लूप ब्रेक होता है। Okay. साथ आपको डीप ब्रीथिंग करनी होती है। एंजाइटी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो देखा गया है वो डीप ब्रीथिंग है। ओके। और डीप ब्रीथिंग करने के भी हाँ, तरीके अक्सर ऐसा होता है कि कभी हम ज़्यादा टेंशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा अक्सर होता है कि मैं खुद अपना ही बताती हूँ कि मैं बहुत गुस्से में होती हूँ, फिर लंबी सांस लेती हूँ, फिर छोड़ती हूँ, और तो वो instant relief। एक लिटरली वो एक रिलैक्स फील होता है वो Instant मूवमेंट relief। हमारे लिए। ऐसा ही है। हाँ, और इसको हम थोड़ा सा तरीके से सिखाते हैं। इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। ओके। तरीका इसका है। भी तरीका है। बहुत से तरीके हैं इसकी। अच्छा, multiple बहुत से। techniques हैं। बॉक्स ब्रीथिंग है, जर्नल ब्रीथिंग है, बहुत सारी हैं। 4-7-6 टेक्निक है, 4-4-4 टेक्निक है, इसमें भी तरीका है। यस। ओके, अब इसी तरीके से अब मैं आऊँगी स्पोर्ट्स की तरफ। तो आप मुझे ये बताएं कि आज का जो हमारा मैच है PSL का, तो उसमें आप बताएं कि उसमें बाबर आजम क्या परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आनम साहब आपका और आपके चैनल का मेट्रोवन का। यकीनन है कि बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है मुल्तान और पेशावर का, और ये दोनों टीमें टॉप पे PSL की 11 के अंदर टॉप पे कर रही हैं यहाँ पर, और दोनों ही बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंट टीम है। वो दोनों में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी भी परफॉर्मेंट, जिसमें एक तरफ बाबर आज़म है, दूसरी तरफ साहबजादा फरहान है। ऐसा मैं ये सवाल करने वाली थी लेकिन आपने ही बता दिया कि मुकाबला बिल्कुल यही इसी के साथ है। दोनों बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, और जहाँ तक साहबजादा फरहान की बात किया है तो पाकिस्तान के वाहिद कंसिस्टेंट प्लेयर हैं जो मुसलसल 2-3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। तो और बाबर आजम की बात की जाए तो PSL के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी जितनी ज़्यादा बुरी नहीं है, मुसलसल वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपनी टेक्निक, अपनी स्किल के हिसाब से, मैच सिचुएशन के हिसाब से। तो यकीनन एक अच्छा मैच आएगा जो डायरेक्शन भी तय करेगा इस PSL की कि किस टीम ने ज़्यादा ऊपर जाना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो शान मसूद हैं जो बहुत अच्छा रोल जो है
प्ले कर रहे हैं उनका क्या किरदार होगा, वो कितने फॉर्म में आ सकते हैं? देखिए शान मसूद तो इस वक्त देखे जाए तो फॉर्म में ही, उनकी 2-3 उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है और नीचे आकर वहाँ पर उसमें देखें तो हर प्लेयर का अपना अपना किरदार होता है। हर T20 के अंदर हर रोल का होता है कि जो टॉप ऑर्डर होते हैं उनका अपना किरदार होता है, मिडिल ऑर्डर है उनका अपना, लोअर ऑर्डर है उनका अपना किरदार होता है। तो अपने अपने किरदार के अंदर इनको परफॉर्म करना होगा। और T20 ऐसा फॉर्मेट है कि उसके अंदर जो है किसी वक्त भी जो है मैच की सिचुएशन चेंज हो जाती है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। ऐसा ही है, तो कभी सारा- बारिश हो जाती है जी वो तो तो बारिश वो होती है, बिल्कुल तो- खत्म कर देता है तो फिर मैच। मैच ही खत्म हो जाता है सारा। मगर जिस तरीके से जो अंदर जो रनों की बारिश हो तो रही वो होती है, छत खुदा पे भी तो बारिश देख हो रहा रही होता है ना होती कौन सही चल रहा है कौन गलत चल रहा है, तो वो हाँ। बारिश आ गई, खत्म मैच। तो बस वो बारिश होती है। मगर ये है कि इस वक्त कराची का मौसम अच्छा है, यहाँ पर छक्कों की बारिश हो रही है, रनों की बारिश हो रही है। मैं ऐसा ही है। ग्राउंड के अंदर मौजूद होता हूँ तो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर, जिसका क्रेडिट यकीनन मोहसिन नकवी साहब को भी जाता है। अच्छा, तो मैं इनसे रिलेटेड एक सवाल करूंगी कि PSL में ऐसा एंजाइटी का तो कोई सिस्टम नहीं है? देखिए बिल्कुल होता है खिलाड़ी को अच्छा, उसमें भी होता है? बिल्कुल होता है। खिलाड़ी भी एंजाइटी, डिप्रेशन और ये स्ट्रेस के माहौल से वो ज़्यादा गुजर रहे होते हैं खिलाड़ी, क्योंकि जिस टेंस के अंदर, जिस प्रेशर के अंदर खेल रहे होते हैं, सबका प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है, खिलाड़ी का प्रेशर होता है। अच्छा, हम performance का समझते pressure थे होता कि है। बस उनको उनको एक बात कहना चाहूँगी। जी, जी। बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर एक बाकायदा फील्ड है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अच्छा और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं फॉर द टीम, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ पे काम हो सके। ओके। बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का प्रेशर ना आए, क्योंकि अंडर द प्रेशर काम करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। थोड़ा सा आप समझते हैं, देखते हैं ये चीज़ थोड़ी सी उनसे गलत हो गई है, कुछ भी एक मिस्टेक हो गई है, हाँ। कोई कैच मिस हो गया, कितना प्रेशर आता है ऑडियंस की तरफ से, उसने आगे क्या करना है। तो नेक्स्ट टाइम का भी वो ट्रॉमा बैठ जाता है मेरी तरफ से, मैं पाकिस्तान को हरा दिया। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का ये रोल प्ले होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ पे डेली बेसिस पर इतना काम किया जाता है, इतना उनको मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है कि किसी से फ़र्क ना पड़े, आप फोकस्ड रहें। तो भाई ये जैसे हम समझते हैं ना कि एक बैट उठाया, बॉल उठाया और हो गया क्रिकेट या स्पोर्ट्स, तो वो भी इतना आसान नहीं है। यही बात आ गई कि मेंटल हेल्थ हमारी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसी की तरफ आऊँगी जावेद सिद्दीकी साहब, कि आप PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि अब जो ये मामला चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारी गवर्नमेंट में, तो उसमें अब आप मुझे बताएं कि ये जो तब्दीली क्या आएगी, जो हमारा एक सॉन्ग चल रहा था तब्दीली आएगी, तो ऐसा है तब्दीली आएगी या जो आनी थी वो वहीं रुक गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तब्दीली तो वक्त के साथ साथ आती रहती है और आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो फिर तब्दीली आती है। लेकिन अगर आप कहीं ठहर जाते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। तो अभी आप देखें कि पाकिस्तान ने जो 2 मुल्कों के दरमियान बिल्कुल। किरदार अदा किया है, ऐसा ही है, तो जाहिर सी बात है अच्छे काम को सभी अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ चंद लोगों के मफाद ना हो, बल्कि पूरी कौम और पूरे मुल्क का मफाद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन हमारी यहाँ क्योंकि 78 साल की एक तारीख़ है पाकिस्तान की, और आपने देखा है कि यहाँ पे जितने भी वसाइल और जितनी भी जो मामलात हैं वो मखसूस लोगों के दरमियान ही रहे, आवाम को उनका फ़ायदा नहीं हुआ, और आवाम के पास सिर्फ कर्ज और गुर्बत और बेरोज़गारी मिली। तो अगर तब्दीली आएगी तो इन्हीं चीज़ों में आएगी कि आज अभी जैसे आपने, क्योंकि ये हमारे माहिर नफ्सियात बैठी हैं बिल्कुल। और इन्होंने बताया, अगर मेरा घर सही चल रहा है, मेरा मामला सही चल रहा है, तो मैं डिप्रेशन में नहीं आऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा जी, कहीं ना कहीं तो डिप्रेशन फिर भी होता है। नहीं देखें, मसला ये है कि इससे पहले अगर आप हमारी पुरानी जनरेशन में चले जाएं, वालदेन के उसमें चले जाएं, तो आप देखती थी कि जब कोई दिल की और वो जो कहते हैं ना अपना दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, ऐसा ही। तो वो कहते हैं यार ये बड़े लोगों की बीमारी है, हमारे इससे क्या ताल्लुक, क्योंकि उनके मामला बेहतर चल रहे थे। तो जाहिर सी बात है लेकिन वो होता एक एज पे होता था कि वो एक एज पर पहुंच के फिर उनके साथ ये चीजें होती थी। अब आजकल आप देखें हर छोटा छोटा बच्चा जो है सर के दर्द का शिकार है, ग्लासेस उसको लग रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि आपके इदारे, क्योंकि जो इदारे जिस काम के लिए बनते हैं, एक मिसाल मैं आपको दूं, इस वक्त आप देख रहे होंगे मंशियात के अफराद आप कराची में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा सही है ना। अब आप देखें कराची में तो मंशियात नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं से आती है, कराची में इस्तेमाल होती है। अब इसके लिए एक इदारा बना हुआ है एंटी नारकोटिक सेल, तो वो क्या कर रहा है, वो किस तरह पहुंचती है और इतनी बड़ी तादाद में जगह जगह लोग जो है मंशियात के आदी होकर क्यों उधर हैं। अब इसी तरह जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो मंशियात के कंट्रोल वाले इदारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको कंट्रोल करें। चोरी चकारी लूट मार आप देख रहे हैं कितनी बड़ी और दिन दहाड़े और बरसर मतलब भरे बाजारों में हो रही है। तो ये तो इदारों की नाकामी है, और इदारे जब कामयाब होते हैं जब उसके ऊपर
अच्छे लोग सरबराह हो अच्छे इदारों लोग के, और इसके साथ-साथ और वो हम मुल्क हमारी से एक- कौम से मुखलिस हों। बिल्कुल और दूसरी बात ये कि जब जैसे कराची है तो जाहिर सी बात है कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं तो कराची वाली ही हल कर सकता है। ऐसा ही है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप इसके उसमें जाएंगी तो इसमें फिर रिश्वत सतानी, लूट मार और बहुत सारी चीज़ें फिर मंजर आम पे आती हैं। तो मैं अगर मिसाल है मेरा घर है और अगर मुझे अपने घर की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसको बेहतर तरीके से निभा सकता हूँ बनिस्बत दूसरों के। जी तो नया पाकिस्तान इंशाल्लाह नया? क्योंकि आपने देखा कि भाई पुराने में नहीं- हमारा ये हाल है, नहीं, नए नहीं, में क्या होगा? अच्छा नहीं, आपने देखा जब बिलावल भुट्टो साहब ने जब ये रिजीम चेंज आया था तो अपनी तकरीर में पहले कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और आज 4 साल में मेरा ख्याल से पूरी कौम ने उस पुराने पाकिस्तान और पुरानी लीडरशिपों को देख लिया ठीक कि है। उनका फोकस अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपना खानदान था, कौम या मुल्क नहीं था। ऐसा तो ही आप है। अंदाजा कर लें कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में क्या फर्क है। चलिए नए पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल जो पुराना क्योंकि देखें पाकिस्तान है, हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारे इमरान खान साहब है, वो कोई आपने देखा कि वो सियासत में आने से पहले भी एक हीरो थे क्रिकेट में, और उनका सरबराह ने ममलिकत से मिलना और उनकी आप अगर ज़िंदगी देखें तो एक बहुत अच्छी और बहुत ताइश ज़िंदगी गुजारी है। बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात को कंटिन्यू करूंगी। आपने हीरो की बात की तो हीरो की तरफ मैं आऊंगी, इनकी तरफ इरफान आरिफ साहब की तरफ कि आप मुझे ये बताएं, हमें बहुत खुशी हुई आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आप ये बताएं कि आज का मैच जो है कौन सा हीरो जीतेगा? देखिए आज तो बिल्कुल ही T20 फॉर्मेट ऐसा होता है कि इसके अंदर किसी भी टीम को आप बोल नहीं सकते कि ये किसी भी टीम को जीत जाएगी। किसी वक्त भी मोमेंटम चेंज हो जाता है, किसी वक्त भी कोई दोनों बहुत बैलेंस टीम है जो अच्छा परफॉर्म करेगा, मगर जिस तरीके से पेशावर परफॉर्म कर रही है तो ज़्यादा चांसेस ज़्यादा उन्हीं के ही होते हैं। मगर ये नहीं है कि मुल्तान ये टीम मैच नहीं जीत सकती और बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है इसके अंदर हार जीत का, तो बहुत ज़्यादा इक्वली बैलेंस टीम है, तो आप यकीनन देखिएगा कि बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। चले हमारी दुआ है और हमारी ख्वाहिश है कि मैच जो है बहुत अच्छा ही हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। तो नाजरीन अभी जो है वक्त हमारा हो रहा है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और आज थोड़ी सी देरी के 3 दिन हॉस्पिटल में था मैं और तमाम चीज़ें चलती रही। साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मरगूब अब्बासी साहब आपका, फुरकान भाई आपका, और इसके साथ हमारे खालिद भाई आपका, कि ये तमाम लोग जो कंसर्न रहे तमाम चीज़ें और सारी चीज़ों को देखते रहे। और बल्कि एक चीज़ होती है कि जब ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ पर डगर पर गिरते हैं तो फिर आपके प्यारों का साथ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़रोग़ देता है कि आप आगे बढ़ें, और ना सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि चीज़ों को आप सम करते हुए आगे जाएं। अभी भी मैं हॉस्पिटल से वापस आया, और क्योंकि चीज़ों को करना ज़रूरी होता है, और कहते हैं कि जब तक आप लड़ना नहीं सीखते आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। इसी के साथ थैंक्स टू अनम सूर्या जो कि आज मुझे ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू। भाई हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ज़ीशान को जो है सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे, और वो हमारे बीच ऐसे ही मुस्कुराती सुबह करता रहे। आमीन आमीन। इसी के साथ साथ गेस्ट का इंट्रोडक्शन शायद आपने करवा दिया। हाँ। और इस वक्त जो हमें जिससे ज्वाइन किया है वो है जी जवाद अली, जो कि बिज़नेस करते हैं अपना लैपटॉप्स का। आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव किसका नाम है, किस ज़िंदगी को कितना करीब से उन्होंने देखा, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को देखा, ये तमाम चीज़ों से जानेंगे। जवाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? माशाल्लाह। अच्छा जवाद से जब मैंने पहली दफ़ा जवाद को देखा था पिक्चर्स में बड़ा कोई सुख्ता सा बच्चा था, और अब माशाल्लाह लगता है पराठे अच्छे खा रहे हो, ऐसे ही है? पक्की बात है। अच्छा जी, इसी के साथ खालिद नूर भाई ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खालिद नूर भाई, कैसे हैं? अल्लाह का करम आपसे बस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितना सॉरी अल्लाह ताला ने जितना भी अता किया बहुत है उसका करम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी आप माशाल्लाह एक्टिव हैं ये। एक्टिव भी हैं, बिल्कुल अलम सही कह रही हैं, और मेरी दुआ है कि सेहत वाली ज़िंदगी अदा। अच्छा हैंड माइक में बाइक करने पड़ेगा आपको, मैं देखा नहीं था मैंने। हाँ, मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अदा फरमाए। आमीन। और आप देखें ना, एक मैसेज ये है कि बीमारी के बावजूद एक्टिव हैं। एक्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत नहीं हारता ये बंदा, अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत नहीं हारता। मैं अलम आपकी बात से इत्तेफाक करूँ। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। जी हम क्या सवाल है हमारे डॉक्टर साहब से? मेरा तो ये सवाल है, मैं अब ज़्यादा बच्चों की तरफ आऊँगी, क्योंकि अक्सर ज़ीशान ऐसा ही होता है कि एंजाइटी जो ये इन्होंने बताया मेंटल हेल्थ का, तो वो बच्चों में भी अक्सर होती है। ऐसे ही है। और मेरा दूसरा सवाल भी मैं साथ साथ करती चलूँ कि जो ये चीज़ें हो रही हैं मेंटल हेल्थ, जो माएँ हमारे अपने बच्चों से जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती है, तो क्या उसकी वजह क्या है? और ये एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब होना, तो क्या उसकी वजह कहीं ना कहीं
हमारे फूड से रिलेटेड है। अनम, आपने जो सवाल किया ना वो बहुत अच्छा सवाल है और इसमें मैं बहुत दिल से बात करना चाहती हूँ कि सबको समझ आए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। ऐसा ही है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी, ये बेसिकली 2 सवाल हैं कि हम बॉन्ड क्यों नहीं क्रिएट कर पाते, ऐसा ही है। और खुराक का क्या ताल्लुक है। 2 अलग सवाल हैं, अलग तरीके से जवाब देंगे। जो बॉन्ड है ना, सबसे पहले आपका बचपन से ही बनना शुरू होता है, माओ से ज़्यादा ना बाप क्रिएट नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है। और इसकी वजह ये है कि हमारे ख़ासतौर पर पाकिस्तान में फादर फिगर्स जो हैं वो समझते हैं, और ये ज़्यादा रियलिटी भी है कि वो बाहर रहते हैं, कमाना है, जिम्मेदारी है, ना नफका उठाना, दीन की तरफ से भी मर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये प्रेशर ठीक है, और सोसाइटल प्रेशर भी है। तो उस होता है क्या है कि ज़्यादातर जितने भी मैंने आज तक पेरेंट्स देखे हैं जो माँ बाप दोनों आते हैं, तो वो ज़्यादा कहते हैं, मुझे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि फ़ादर ख़ास तौर पे कि ये मेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाता, मुझसे बात नहीं करता, अपनी माँ के साथ चिपका रहता है, और जबकि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, और वो जनरली पेरेंट्स करते हैं और फादर्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वो अपने आप को पूरा खर्च कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए। अच्छा, वो गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं, अच्छा वो कहते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं पूछती हूँ कैसे, क्या प्यार की डेफिनेशन? बिल्कुल ऐसा ही है, प्यार एक तरफ का तो नहीं होता। आप अपने फादर से, आप फादर कह रहे हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो आप कैसे प्यार करते हैं? तो कहते हैं मैं इसको अच्छे से अच्छा खिलाता हूँ, मैं इसको अच्छे से अच्छा पहनाता हूँ, मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, पर ये तो मेरा प्यार है। बट इज इट अ टेंजिबल लव? टेंजिबल लव और इनटेंजिबल लव में ये फ़र्क है कि आप जो दे रहे हैं ना, चीज़ें दे रहे हैं, वो बेशक उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसकी जो ख्वाहिश और उसकी नीड है ना, वो टेंजिबल लव है। आपने कब उसको गले लगाया, आपने कब उसको प्यार किया, आपने कब उसके साथ बैठ के खाना मोबाइल पे साइड रख कर अच्छा, अक्सर ये देखा है कि अगर बाप अपने बच्चों को लेके बैठे, गले लगा के भी बैठे, तो वो अपने हाथ में अपना फ़ोन यूज़ लाजमी कर रहे होते हैं। आप वो, क्योंकि वो घर आके भी चल रहा होता है ना, बिजनेस मैटर, ये वहाँ से कॉल, यहाँ से कॉल, तो वो मोबाइल भी चल रहा है, बच्चा भी चल रहा है। जब आपने बच्चे के साथ बैठना है ना, बहुत अटेंटिवली बैठना, मोबाइल को फ्लिप आउट कर दे या तो साइड पे कर दिया तो रखी मत। 10 मिनट में बहुत है बच्चे के लिए। इसके लिए 7-7 टेक्निक कहा जाती है, और हम हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं, मैं आई एग्री बहुत बिजी होंगी आप, 7-7 टेक्निक के अंदर क्या आता है, ये फादर और मदर दोनों के लिए होता है, बेसिकली फादर के लिए। आप 7 मिनट अर्ली मॉर्निंग जब आप उठे हैं, जब आप जॉब पे जाने लगे हैं, तब आप 7 मिनट देते हैं, और अटेंटिवली, मोबाइल नहीं है और कोई दूसरा बंदा नहीं है, बेगम भी सामने नहीं है, सिर्फ आप और आपका बच्चा है। 7 मिनट इवनिंग टाइम में जब आप घर आ गए, आपका मूड खराब है, जो भी है, जस्ट लीव दैट थिंग। ओके, बाहर का काम बाहर। एग्जैक्टली, बच्चे के साथ 7 मिनट्स, जस्ट गिनती के बेशक 7 मिनट्स, और एक रात में सोते हुए स्टोरी टेलिंग कर लें, कुछ भी एक कहानी सुना दें, क्योंकि स्टोरी टेलिंग डू वंडर्स विद द चाइल्ड ब्रेन। तो आप करें, और रियल बेस्ड, वो कार्टून्स दिखा के स्क्रीन आओ बेटा देखें, नहीं, ऐसा तो बेहतर तरीका होता है कि आप अपनी कहानियों को, अपनी जिंदगी के तजर्बे को अपने बच्चों के साथ शेयर करें। हमने कहा है कि एक बात आपसे करेंगे, जब आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं कि लैपटॉप की अगर हम बात करते हैं बिजनेस कहीं पर भी, जैसे कि अभी दरिया आपदा होर्मुज़ को बंद कर दिया गया, और फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो हम सामने देख रहे हैं, तो मुझे बताओ कि अभी अगर कारोबार के लिए कोई सोचता है, क्योंकि आपने तो पहले शुरू किया, तो क्या अभी आउटकम अच्छा आ रहा है, या इन्वेस्टमेंट है, अभी कोई आपको फर्दर उसका कोई आउटकम मिल नहीं रहा कि इन्वेस्ट तो कर दिया मैंने, लैपटॉप की खेप भी मंगवा ली, सब चीज़ें, लेकिन मुझे उसका आउटकम नहीं मिल रहा, कि लोग इतना परचेजिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे? अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हालात के हिसाब से। एक तो चीज़ एक्सपेंसिव है काफ़ी, और इतनी नहीं है, इतना मतलब प्रॉफिट रेशो के हिसाब से भी है ना, काफ़ी कम है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो आपका लैपटॉप का जो कारोबार है, वो ऑनलाइन सेल एंड परचेज है या शॉप है आपकी? शॉप है, कहाँ पर है शॉप? मेरी टेक्नो सिटी में भी है, सोल्जर बाजार में भी। दोनों का एड्रेस बता दो, जो हमारे देखने वाले आपकी तरफ रब्ता करना चाहें। टेक्नो सिटी में शॉप नंबर है GC53, और सोल्जर बाजार 2 नंबर पे ML पैराडाइज के साथ ही है, शॉप नंबर 23 है। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर कोई काम घर से बैठ कर वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये घर का माहौल है, लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको अच्छी खासी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, तो एक कितने बजट वाला लैपटॉप हमारे लिए एसेंशियल है कि हम काफ़ी हद तक काम परफॉर्म कर सकते हैं? उसमें आप क्रोमबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और सबसे सस्ती वही है, स्टार्टिंग प्राइस उसकी 6000 पे, और कम ज़्यादा से ज़्यादा भी 12-15 हज़ार रुपये में अच्छी क्रोमबुक मिल जाती है, उसमें सारा ऑनलाइन काम हो जाता है। और बेसिक अच्छे लैपटॉप की तरफ जाओगे तो वो 20-25 हज़ार रुपये तक का मिलेगा। जनरेशन कहते हैं कि जो 14 जनरेशन है या 11 जनरेशन, कुछ ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो मुझे ये बताओ कि 11 जनरेशन से तो कहते हैं शुरू होता है, 14 जनरेशन पर आकर जो आपका लैपटॉप है वो ऐसा होता है कि हाँ, आप इस पर परफॉर्मिंग कर सकते हैं। तो अगर 14 जनरेशन की हम बात करें,
स्पेसिफिकेशन अच्छी थोड़ी सी हो जिसकी। मतलब डिफरेंस तो क्या है उसके- 11 और 14 जनरेशन के बीच में कितना डिफरेंस है? प्रोसेसर्स का फ़र्क है इसमें 11 और 14 जनरेशन में। प्रोसेसर वो बेसिकली जिसका हाई रेजोल्यूशन का काम है, मतलब अच्छी ग्राफिक्स वगैरह के लिए उसे चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी Office चाहिए और users के ऑफिस यूजर्स के लिए वो। तो अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ, एक मिनिमल प्राइस बताओ, 11 जनरेशन की कितनी है, 14 जनरेशन की कितनी है? 11 जनरेशन की अभी जो प्राइस चली है वो 60,000 चल रही है। 60,000 जी। और 14 की 14 जनरेशन अभी बॉक्स प्राइस में आई थिंक 165 12 यूज में भी है आपके पास? जी, यूज में भी है। ठीक है। ये अच्छा आते मुझे use बताओ में कि है। अब आजकल टैब का बड़ा एक फिनोमेना चल चुका है कि आपके बच्चों के स्कूल के अंदर भी अब एक पीरियड होता है जिसमें आपको टैब ले जाना जरूरी है, तो टैब्स के ऊपर भी काम करो? नहीं, टैब्स के ऊपर काम नहीं कर रहा अभी। टैब्स की जगह पे क्रोम बुक्स आ गई है, उसके ऊपर ज़्यादा है। स्कूल वगैरह जो है वो क्रोम बुक के ऊपर बुक्स क्या वो ज़्यादा है। टैब का काम करती हैं वो, या उसका स्क्रीन साइज basically- कितना है, क्या है? सारी 11 इंच उसका होता है बेसिकली। उसके अंदर प्ले स्टोर वाली, उसके अंदर जूम वगैरह सब मोबाइल वाला प्रोसेसर। मोबाइल वाले अच्छा, प्रोसेस को अच्छा, मोबाइल अच्छा, को बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया, मोबाइल को बिल्कुल। आपने जो है वो गोद में दे दिया कि चलें जी, आप हाथ में ना पकड़े, आप ऐसा ही है, उसको ऐसा ही लैपटॉप के लेकिन फॉर्म में। एक ये है कि जैसे मोबाइल भी हमारे बच्चों की आंखों को इफेक्ट करता है, तो ये अब ये जैसे बड़ी मशीन Chromebook है नहीं करेगा ना, क्योंकि तो आपका वो विजन थोड़ा एक बड़ा हीट अप होता है या ऐसा कोई सिस्टम है? क्योंकि अक्सर या हम टेबल पे रखते हैं या गोद में भी रखते हैं तो ये चीजें हीट करती हैं, ऐसा है? क्रोम बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा नीचे देखिए, जब भी आप बच्चे को लेकर दें ना, कोई लैपटॉप लेकर दें, तो कूलिंग पैड्स आते हैं, वो जरूर साथ ले दें, ताकि आपने जहाँ खर्च किया वहाँ 1000-1500 और खर्च करके। निशान, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। हाँ, वैसे वो क्रोम लैपटॉप- बुक में इसकी नीड नहीं पड़ती है नहीं cooling पड़ती pad, वैसे। क्योंकि उसके अंदर क्या मोबाइल प्रोसेसर लगा हुआ है सेलोन वाला, उसमें कोई ऐसा हीटअप का इशू नहीं आता कि नीचे अलग से कूलिंग पैड रखना पड़े। ठीक है जी, साथ साथ हम जो है रिफ्रेशमेंट का भी काम हमारे भाई जो है वो कर रहे हैं, तो साथ साथ हम बात करेंगे। खालिद भाई, आपकी तरफ आते हैं। आबनाए हुरमस को बंद कर दिया गया, उसके बाद अब नाकाबंदी की जा रही है, जिस पर ईरान बार बार ये कह रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ, मतलब ये एरिया टेरिटरी मेरी है। तो अब क्या देख रहे हैं, जंगबंदी होती हुई देख रहे हैं या हालात मजीद ख़राब होते हुए देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशान भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आलम का कि मुझे आपने मदद किया। असल में पाकिस्तान ने जिस तरह और जितनी मुमकिन कोशिश की कि दोनों फ़रीक़ैन को, बिलाल इस्लामी मुल्क ईरान को और अमेरिका को, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल कराने में कलीदी किरदार अदा किया, और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी अहमियत मनवाई। और इसके साथ जो बातचीत का अमल एक मुकम्मल हुआ और किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचा। हालांकि 21 घंटे मुज़ाकरात हुए और 79 से अमेरिका के और ईरान के ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन आपकी, मेरी और हमारे पाकिस्तानी कौम की खुशनसीबी है कि पाकिस्तान के सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो अफवाज पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान अगरचे सियासी वर्कर की हैसियत से हमारे सियासी मामला अलग अलग हैं, लेकिन मुल्क के लिए, मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की इज़्ज़त के लिए हम सब पाकिस्तानी एक हैं। और अब आपने जो बताया कि अब क्या इम्कानात हैं, कि देखिए ईरान की जो समुद्री हदूद है वहाँ पे उसने एक सिस्टम बना लिया है, और उसको एक कमज़ोरी मालूम पड़ गई है कि दुनिया किस तरह कमा रही है। अब अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आ रही है, और जिस तरह प्राइस कंट्रोल किए पेट्रोल के, अभी हुकूमत ने कुछ बढ़ा दिए थे और बेजा बढ़ाए थे, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया तो इम्कानात ये है कि कशीदगी में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद होगी न्यूज़ लाइन के बाद हम वापस आएंगे, और मैं 10-15 मिनट के बाद फिर मैं भी रुखसत चाहूँगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को इसी के साथ एक वक्फा देखते हुए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।